ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेश्राम जी, आप बातों में कहे हैं अंग्रेज के ज़माने में ये जाति आधारित जनगणना होता था, पर जवाहरलाल नेहरू जी के समय में इसको रोका गया। पर लोगों के ऐसा भी कहते हैं कि अंग्रेज जाति आधारित जनगणना करने के पीछे उनका पॉलिटिकल मकसद था, वो जो था डिवाइड एंड रूल का। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप डिवाइड एंड रूल का समर्थन कर रहे हो? डिवाइड एंड रूल का समर्थन करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि अंग्रेज़ों के ऊपर ये आरोप लगाया जाए कि ऐसा करने के पीछे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेज़ों की, तो जातियाँ तो अंग्रेज़ों ने नहीं बनाई थी। अगर जातियाँ अंग्रेज़ों ने नहीं बनाई थी और ब्राह्मणों के द्वारा जातियाँ बनाई गई थी, तो फिर ये आरोप अंग्रेज़ों के बजाय ब्राह्मणों के ऊपर चला जाता है कि 2-3 हज़ार साल पहले डिवाइड एंड रूल या अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने ये किया था। हम ऐसा कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों से सीखा और ब्राह्मणों के ऊपर लागू करने की कोशिश की, ऐसा कह सकते हैं। मगर मैं जातीय आधारित गिनती का समर्थन इसलिए कर रहा हूँ कि यदि इस देश को महान बनाना है और हर आदमी इनकम टैक्स पे ही होना चाहिए, यदि ऐसा हम लोग कर सके तो हर आदमी का इनकम स्टेटस इतने लेवल तक ऊंचा उठना चाहिए, तब बढ़ेगा। जब हर आदमी का लेवल कितना नीचे गिर गया है ये डाटा हमारे पास उपलब्ध होगा। पर अगर डाटा ही उपलब्ध ना हो तो प्लानिंग कैसे बनेगा? पर आपको नहीं लगता है कि जाति आधारित जनगणना करने से समाज में और भेदभाव ज़्यादा हो जाएगा? ये बहुत बड़ा फॉल्स आर्गुमेंट है, क्योंकि इस आर्गुमेंट को मैं इसलिए नहीं मानता, बल्कि मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि बीमारी को छुपाने से बीमारी बढ़ती है, और ये बात अब प्रूव हो गई है कि बीमारी को जवाहरलाल जी ने छुपाने की कोशिश की, वो बढ़ गई। बीमारी को दुनिया के सामने लाना होगा, उसको उगाड़ना होगा, उसको वो जाति के सारे आंकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे। जाति के आधार पर अगर किसी के साथ सामाजिक भेदभाव हुआ, आर्थिक भेदभाव हुआ, अगर उसको वंचित किया गया। मेश्राम जी, ये बीमारी का नाम क्या है? जाति आधारित जनगणना या जाति? ये जाति आधारित जनगणना रोकने की जो कोशिश है, उसके पीछे जो साजिश है, वो साजिश इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, ऐसा मैं मानता हूं। पर आप इस बात से सहमत नहीं है कि जाति आधारित जनगणना करने से समाज में और भेदभाव होगा? नहीं, भेदभाव समाप्त होने के लिए डाटा इकट्ठा होगा। अच्छा, तो शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का अभी जाति आधारित जनगणना होता है, पर अभी तक हमारे को ऐसा नहीं दिखा जाता कि समाप्त हो गया, क्योंकि उन डाटा का उपयोग उसको दूर करने के लिए जो सरकार बनाने चलाने वाले लोग हैं उन्होंने नहीं किया। उसका उपयोग करना चाहिए ना, और ये करने का काम जो हमारे देश में डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर फॉल्ट है, दोष है। तो आपका मतलब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ही गलत है? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन चुनने का जो तरीका है उसमें रियल रिप्रेजेंटेटिव आदमी चुनकर नहीं जाता है। रियल रिप्रेजेंटेटिव तो लोग चुनते हैं, भारत में तो लोग ही वोट करते हैं। लोग चुनते हैं, मगर लोगों के सामने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुलनात्मक दृष्टि से ये बता दूं कि अमेरिका में किसी पार्टी को, या रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, किसी को भी पार्टी हाईकमांड को किसी को टिकट देने का अधिकार नहीं है। वो लोग जो हैं, प्राइमरी एंड फाइनल 2 बार इलेक्शन होते हैं। प्राइमरी इलेक्शन में कैंडिडेट चुना जाता है और फाइनल इलेक्शन में प्रेसिडेंट चुना जाता है। हमारे यहाँ पार्टी हाईकमांड के लोग जब टिकट देते हैं, बीजेपी ने जिसको टिकट दिया, कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया, उसी में से लोगों को चुनने का अवसर है। पर सभी पार्टी में सभी जातियों का प्रतिनिधि है, बीजेपी में है, कांग्रेस में है। आप ये मुद्दा जो बोल रहे हो ये ज़्यादा तक बैकवर्ड क्लासेस को फ़ायदा उठाने वाला सब्जेक्ट है, पर हर पार्टी में बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, हर पार्टी में हर जाति का प्रतिनिधित्व है। उनको नहीं लगता कि ये आपका एजेंडा जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा में कन्वर्ट करना चाहिए?
मैं ये कहता हूँ कि हर पार्टी में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। उसका कारण उसका कोटा फिक्स है पॉलिटिकल रिजर्वेशन का, इसलिए उनका कंपल्शन है, उनको रखना पड़ता है। बैकवर्ड क्लासेस के लोग हर पार्टी में इसलिए है क्योंकि उनकी 52% संख्या है, ऐसा मंडल कमीशन कहता है। और जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने और चलाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, 3-3.5% है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज में प्रौढ़ मताधिकार में अगर चुनाव एमएलए का हो या एमपी का हो, अगर चुनाव जीतना है तो दिखाने के लिए तो कम से कम इन लोगों के प्रतिनिधि सामने रखना होगा। तो ये पार्टियां दिखाने के लिए इन लोगों के प्रतिनिधियों को सामने रखा जाता है वोट हासिल करने के लिए। ये इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनके प्रतिनिधि है। मैं ये कहता हूं ये पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड प्रतिनिधि है, ये पार्टी के द्वारा रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप क्या पार्टियों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं या पार्टियों के नेतृत्व करने वाला कोई वर्ग के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में जो पार्टियां है वो ऐसा माना जाता है या ऐसा तथ्य हमारे सामने है, अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो आंकड़े पब्लिश किए गए हैं उनके अनुसार, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार 4 नेशनल लेवल की पार्टियां केवल ब्राह्मणों की है। कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों की है, बीजेपी ब्राह्मणों की है, कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों की है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट ये ब्राह्मणों आप की किस है। आधार पर कह रहे हो? क्योंकि ये इसकी स्थापना जिन लोगों ने की, उन लोगों ने जब स्थापना की तब का रिकॉर्ड अवेलेबल है। बीजेपी का भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, कम्युनिस्टों का भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, मार्क्सवादी कम्युनिस्टों का भी रिकॉर्ड अवेलेबल है। और ये पार्टियां अगर हम देखा जाए तो ना केवल उन्होंने इस बात को शुरुआत किया, बल्कि इस बात को वो ध्यान रखते हैं निर्णय लेने वक्त, पॉलिसी फ्रेम करते वक्त ध्यान रखते हैं कि उनके हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं इसके आधार पर कह रहा हूं। मेश्राम जी, फिलहाल वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौट आएंगे वंचित आवाज में और हमारा चर्चा जारी रखेंगे।